बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है इसके हमारा अतीत इतिहास वाला जो आपका सेक्शन है इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आपको पता होगा आपकी जो बुक है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक आपका बच्चों भूगोल वाला सेक्शन है, एक आपका राजनीति वाला सेक्शन है, एक आपका इतिहास वाला सेक्शन है। तो जो आज के इस वीडियो में हमारा अतीत 3 इतिहास वाला जो आपका सेक्शन है इसके पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी अनुक्रमणिका दी है, इंडेक्स आपको दिया है। तो जो आपका पार्ट 1 है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, इसके उत्तर 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और पार्ट 5, इन सभी 5 पार्टों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की और इस वीडियो में हम आपके अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर आपको प्रश्न दिया हुआ है, नीचे हमने प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। टोटल जो आपको क्वेश्चन दिए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम ऐसे ही आपको बताने वाले हैं। ऊपर आपको प्रश्न दिया रहेगा और नीचे हमने उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। ऐसे ही करके बच्चों मेरे पास आपके पार्ट 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 5 तक आपको बताया जाएगा। तो चलिए जो अध्याय 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो अध्याय 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे जो पूछा गया है प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों इस वाले प्रश्न में आपका ए ऑप्शन बोरिस हेस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन ये आपका सही आंसर है। इसके बाद में जो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो इसमें आपका उत्तर आएगा सी वाला ऑप्शन जेम्स मिल। सेकंड नंबर के बाद में बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें ऑप्शन दिए गए हैं पाश्चात्यकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है औपनिवेशीकरण तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए सही उत्तर है। बच्चों अब इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या फिर संग्रहालय में। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन अभिलेखागार सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। ऑप्शन में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। बी वाला ऑप्शन आपका 10 वर्ष सही आंसर है। बच्चों इसके बाद में रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, तो ABCDE टोटल 5 रिक्त स्थान हमें दिए हैं। जो हमारा ए वाला रिक्त स्थान है इसमें जेम्स रेनिल आंसर आएगा। बी वाले में हमारा स्कॉटलैंड आंसर है और बच्चों सी वाले में 1837 उत्तर आएगा। डी वाले रिक्त स्थान में 3 आंसर है और इसमें बच्चों ई वाले में 1773 1773 उत्तर आएगा। बच्चों ये रिक्त स्थान तक हमारी टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा है। जो आधुनिक काल है इसे विकास का युग क्यों कहा जाता है, यह हमें बताना है। बच्चों प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है क्योंकि इस समय विज्ञान, राजनीति, युद्ध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हो। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है सुलेख नवीस किसे कहा गया है। उत्तर में हम करेंगे खुशनसीब या सुलेख नवीस। ठीक है बच्चों, वे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। अच्छा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए अभिलेखागार में ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, नक्शे, फोटोग्राफ, पांडुलिपियाँ और महत्वपूर्ण घटनाओं की आधिकारिक दस्तावेज देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है इतिहास की तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो बच्चों 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है, टोटल 4 लाइन आपको दी हैं, ये आप कर लोगे। बच्चों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए अब 11वां नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो छपाई की तकनीक थी इसका जो प्रचार प्रसार हुआ उससे जो प्रजा थी, जनता थी, उन्हें क्या क्या लाभ हुए। तो बच्चों अब पुस्तक उत्पादन में इससे क्रांति आई है ना। पुस्तकों का जो उत्पादन था तेज़ी से होने लगा, अखबार छपने लगे और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाज़ारों में बिकने लगी, विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। और जो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है औपनिवेशीकरण से क्या से, तो उत्तर में लिखेंगे जब बच्चों कोई देश दूसरे देश पर दबदबा बना लेता है, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की मान्यताओं
को पसंद नापसंद तथा रीति रिवाज और तौर तरीके आदि में बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। बच्चों, जब कोई एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। जैसे भारत पर ब्रिटेन का औपनिवेशीकरण था, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं। ब्रिटिश काल रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या क्या लाभ हुए? ये देखिए 3 लाभ यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। मेन पॉइंट है व्यापार में वृद्धि, समय की बचत, सामाजिक संपर्क। 40 नंबर का प्रश्न है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? तो जो जनसंख्या का पता लगाया जाता है, साक्षरता मतलब कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, ये पता करते हैं। आवास मतलब उनका घर कच्चा है, पक्का है, कितने कमरे हैं, इस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। शिक्षा का स्तर कैसा है, विद्यालय में जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है। आर्थिक स्थिति मतलब उनकी आय कितनी है और नौकरी वाले हैं या कैसे हैं, तो ये सभी चीज़ें इसमें जनगणना में पता लगाई जाती हैं। अब बच्चों 15वें नंबर का क्वेश्चन, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया? बच्चों, जो जेम्स मिल ने अपनी किताब लिखी तो कौन कौन सी बातों का वर्णन इसमें दिया वह हमें बताना है। अब बच्चों ये उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों 16वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो औपनिवेशिक प्रशासन के तहत सर्वेक्षण करने का प्राथमिक उद्देश्य तो भूमि का जो राजस्व था इसका आकलन करना था, और अधिकारियों भूमि क्षेत्र और खेती क्षेत्र में इसके लिए क्षमता की पहचान करने में मदद मिली। सर्वेक्षण के आधार पर अधिकारियों ने भूमि राजस्व तय किया और किसानों द्वारा भुगतान किया जाना था। बच्चों पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट किया है। यहाँ से आपका अध्याय 2 जो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? अब बच्चों इसमें जो आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन तो सही उत्तर है आपका, फैक्टर। यहाँ पर हमें अर्थ बताना है बच्चों फरमान शब्द का। तो जैसे कि कहा जाता था कि फरमान जारी किया मतलब आदेश जारी किया, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब होता है शाही आदेश। अब है तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों 30 नंबर की क्वेश्चन में हमारा बी वाला ऑप्शन काली मिर्च इलायची, ये सही उत्तर रहेगा। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें प्रेसिडेंसी बी ऑप्शन सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा वह हमारा है डी ऑप्शन अवध। रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। तो बच्चों 6ठे नंबर में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इसमें ABCDE टोटल 5 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ए वाले रिक्त स्थान में आपका ईस्ट इंडिया, बी वाले में मीर जाफर, सी वाले में बंगाल, डी वाले में मीर जाफर, ठीक है। देखिए बच्चों थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो है इसे आपको कट कर लेना है, ये मत लिखिएगा, ठीक है। ये मैंने कट किया, इसे नहीं लिखना। पहले ए वाले में ईस्ट इंडिया आ जाएगा, बी वाले में बच्चों आपका बंगाल, सी वाले में मीर जाफर, डी वाले में विले और ई वाले में रेगुलेटिंग, ठीक है। समझ आया आपको? बस जो एक मैंने कट किया है ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है, इसे आपको नहीं लिखना है, और बाकी तो बच्चों आपको लिख लेने हैं। अब जो भारत तक पहुँचने के लिए मार्ग का जो समुद्री मार्ग का था पता किसने लगाया? तो वास्को डी गामा नाम का पुर्तगाली यात्री था। तो 1498 में भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। बच्चों प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां, इजाज़तनामे से क्या आशय था? उत्तर में हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वह तो था कि भारत जो है सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम और उसका जो नवाब था वजीर और जो बंगाल का नवाब था संयुक्त रूप से पराजित हुए, है ना, मतलब इनकी हार हुई। और युद्ध में सम्राट हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा और भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। अब जो तीसरी लड़ाई हमें बतानी है पानीपत की, क्यों महत्वपूर्ण है?
तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 मतलब 1761 में हुई थी। अफगान का जो आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सत्येंद्र शिवराव भाऊत पेशवा थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो जिसमें मराठों की हार हुई थी, मराठों की सबसे बुरी हार थी और युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। अब जो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो जो भारत में बने थे जो बारीक सूती कपड़े बने थे उनकी और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी मांग थी। तो भारत में मसाले भी अच्छे होते थे तो इनकी भी मांग थी और सूती वस्त्र, कपड़े और रेशम वगैरह की मांग थी। ठीक है, साइक संधि की शर्तें बतानी है। तो देखिए कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार से हैं, जैसे कि शासक जो हैं अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी और देसी जो रियासत थी कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकते थे और देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट मतलब एक अधिकारी को रखते थे और उसके परामर्श से रियासत का जो शासन प्रबंध थे वह करते थे। अब यहाँ पर पूछा गया है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए। तो देखिए ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लिख लोगे। 1 2 3 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है प्लासी युद्ध के कारण। तो टोटल 3 कारण हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि जो अलीवर्दीन खान था इसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप कर लेंगे। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे। तो इनके बीच में संघर्ष होने लगा था, इसके कारण थे कि विस्तारवादी नीति, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण और कर जो था वह बहुत अधिक लगा दिया था, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध और हिंसक दमन, है ना। जब इन्होंने विरोध किया तो जो दमन हुआ वह हिंसाकारी हुआ, हिंसक हुआ इसलिए, और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। अब हमें बताना है कि यूरोप की व्यापारिक जो कंपनी थी इनके बीच प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के कारण बताना है। तो एक तो ये था कि जो सभी व्यापारिक कंपनी थी एक जैसी वस्तुएं खरीदना चाहती थी और अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी और बाजार पर कब्जे की होड़ थी। व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बच्चों 17वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर में करोगे, लॉर्ड जो हेस्टिंग था इसने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई। तो इसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी जिसका उद्देश्य भारत की देसी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी, इस नीति की किन किन भारतीय राज्यों में अपने नियंत्रण में लिया। तो ये हम लिखेंगे। इसकी जो विलय नीति थी इस तर्क पर आधारित थी कि अगर कोई भी जो शासक था उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र वगैरह नहीं होता था तो ये उसकी रियासत को हड़प कर लेता था, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। और ऐसे ही इनने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इन सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था। चलिए यहाँ से हम आपका अध्याय 3 सोल्व कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब जो आपका क्वेश्चन है बी वाला, इसमें तो स्थायी बंदोबस्त सही उत्तर है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा ग्राम समूह, बी ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारा ए ऑप्शन बंगाल बिहार सही उत्तर है। अब जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी तो 1/3 एकड़ आपका सही उत्तर रहेगा। 1/3 एकड़ ए वाला ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपको करना है ये वाला। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, तो इसमें आप करोगे डी ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था का मालिक माना गया। बी वाले में महालवारी होगा, सी वाले में नील बगान मालिक हो, डी वाले में टॉमस मुनरो, इसमें रैयतवारी। अब ये जो बंगाल की कंपनी थी ये जो वस्तु खरीदी थी उनका जो माल था दोगुना क्यों हो गया था। तो भारी लगान और कम कीमत पर अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी जिससे वस्तुओं का मूल्य दोगुना हुआ था। ये 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में ये 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर।
नेक्स्ट हम देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने के करते थे और क्यों? तो ये उत्तर हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, नील तथा वोट के पौधों में अंतर बताना है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब नील की खेती के मुख्य 2 तरीके हमें बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर करोगे। तेरहवें नंबर का प्रश्न देखेंगे, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो निम्नलिखित कार्य करने लगे थे कि नील के उत्पादन में पेशा लगाना, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये तीनों आप लिखोगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसानों को नील की खेती करने में क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर है। इसके बाद में 16वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए पर जोर क्यों दिया और भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अभी आपका 17वें नंबर का प्रश्न का ये उत्तर, यहाँ से यहाँ तक आंसर करोगे आप। 17वें नंबर की क्वेश्चन के बाद में 18वां नंबर का प्रश्न है, तो 18वें नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा ये। अध्याय 4, आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना आ जाता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बी वाला ऑप्शन प्रति सही उत्तर आएगा। तो अध्याय 4, आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में तो आप बी ऑप्शन प्रति लगाओगे। इसमें हमें सुमेलित करना है। अब देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर रहेगा। तो बी ऑप्शन पर आपको सही करना है। फिर जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा क्वेश्चन जो ए वाला ऑप्शन है, बेरियर, एल्विन, सोमरोव हिमालय, ये सही उत्तर है। जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमारा बी ऑप्शन बिहार सही उत्तर है। और जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें 1855 1855 बी ऑप्शन सही उत्तर है। रिक्त स्थान दिए गए हैं, ए वाले रिक्त स्थान में झूम खेती आएगा, बी वाली में महुआ, सी वाले में घुमंतु और डी वाले में बेगा और खोड़, ई वाले में सोंगरम संगमा। सातवां प्रश्न है, घुमंतु किसान को मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। अब आदिवासी समूह अपने जीवन यापन किस प्रकार से करता था? तो झूम खेती करके, शिकार करके, वन से जो उन्हें चीज़ें प्राप्त होती थी उन्हें इकट्ठा करके, और कुछ जो जानवर होते थे, गाय, भैंस, बकरी, इन्हें पाल करके अपना जो जीवन यापन थे वह करते थे। बल्ली विद्रोह कब कहाँ हुआ था? तो जो विद्रोह था 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। झूम खेती की विशेषताएं हमें बतानी है। यहाँ पर 3 विशेषता हमने लिख दी हैं कि एक तो छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है ना, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं ली जाती इसके लिए। और जब फसल पक जाती है तो फसल काट करके उस जगह पर फिर से खेती नहीं होती, उसकी जगह दूसरी जगह पर खेती की जाती थी। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में तो यह आ जाएगा। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आएगा, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने व कारण व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये है, इसमें आप कर लोगे
यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये तो आपका है क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये आप 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर करेंगे। इधर तक यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13वां का उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? ये आपका उत्तर रहेगा। क्योंकि जो परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ, उनके खेत की अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। और इसके बाद में बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुआ? तो देखिए, एक तो शराब व जादू टोनों पर विश्वास करने का विरोध किया और अपने आसपास की सफाई पर बल दिया, और अन्याय का विरोध आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। 15 नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं आपका 16वां प्रश्न। महत्वपूर्ण परिणाम हमें बताना है। तो पहला पॉइंट लिखोगे, ऐसे कानून लागू करने पर मजबूर किया कि जिनके जरिए दीकू और आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं, और इसी के साथ प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया। चलिए देखते हैं अब आपका 17वां क्वेश्चन। इसमें हमें ये सभी चीज़ें दर्शानी हैं। तो देखिए, जैसे हमने इस चित्र में दर्शाई हैं, भील, बेगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, आप भी दर्शा दोगे। अब जो आपका चैप्टर 5 है, अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857, और उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। सिपाही से सूबेदार तक की पुस्तक के लेखक थे। उत्तर हम करेंगे ए वाला ऑप्शन, सीताराम पांडे। फिर अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी वाला ऑप्शन, राजगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, कानपुर। खुर्दा राज्य स्थित था, तो यह हमारा था उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। ए वाला ऑप्शन सही उत्तर आएगा। इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सामाजिक कारण से ए ऑप्शन सही लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थान हमें दिए हैं। ए वाले में तो आपका आ जाएगा 1858, 1858। बी वाले में आ जाएगा भारत मंत्री। सी वाले में रंगून। डी वाले में वायसराय। ए वाले में रानी लक्ष्मीबाई। चलिए ये आपकी कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो युवा एक सिपाही थे मंगल पांडे, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर रहेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो मेरठ, बरेली, दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी। ठीक है, अब ये हम लिखेंगे 12वें नंबर के प्रश्न का आंसर। इसके बाद में ये 13वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद में ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे 15वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। यह है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब ये जो चित्र है, इसमें आपको दर्शाना है ये सभी चीज़ें, मेरठ, दिल्ली, बरेली, ये सब। तो जूम कर भी आपको बता दें।
तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और चैप्टर्स देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के या चैनल पर जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जा कर के देख सकते हैं।